एक ही एग्जाम साइकिल के ऑनलाइन क्लास में हम अभिषेक सर। दोस्तों हमारा हिंदी चल रहा था, हिंदी टॉपिक, जो कि हमने इसके पहले वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने हिंदी के अंतर्गत जो है वर्णमाला और स्वर की चर्चा किया था, जिसमें हमने स्वरों को जो है विधिवत हमने पढ़ा। उसमें स्वरों में जो है हमने विधिवत यह पढ़ा, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर के कितने भाग हैं, यह सब हमने पढ़ा। तो स्वर की परिभाषा हमने पढ़ा, स्वर के भाग पढ़े, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उसका ट्रिक भी हमने जाना। उसके साथ साथ जो है 3 भाग जो है स्वर के कौन कौन से हैं, तीनों के 3-3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत कितने वर्ण कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं। तो हमने जो है स्वर को विधिवत हमने जो है उस टॉपिक में हमने समाप्त कर लिया था, क्लियर कर लिया था। हमने पिछले वीडियो में हमने यह भी कहा कि नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो व्यंजन की चर्चा करेंगे, व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा, व्यंजन। हिंदी के अंतर्गत जो है व्यंजन। आप लोग यह न सोचें कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि सभी परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछा जाता है, जो कि यूपी टेट या सी टेट हो, सुपर टेट हो, अब तो पेट निकाल दिया है, अभी परीक्षा नहीं कराया गया है, लेकिन पेट में भी हिंदी जो है क्वेश्चन सिलेबस में दिया गया है। यूपीएसआई, यहाँ तक कि जो है यूपीएससी जो है, एसएससी, रेलवे, कहने का मतलब है कहीं किसी भी राज्य में अगर आप देखेंगे, कहीं भी किसी भी परीक्षा में अगर कोई आयोग किसी भी परीक्षा को करा रहा है तो उसमें जो है हिंदी को जो है हिंदी से प्रश्न बनाएगा जरूर। हिंदी जो है एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है कि हिंदी से जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो हम इस वीडियो को इस हिंदी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि यह जो है हिंदी विषय जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को यह न डाउट हो कि यह किस परीक्षा के उपरांत यह पढ़ा जा रहा है, किस तैयारी के लिए। तो दोस्तों आप लोग यह जानते रहिए कि हमारे द्वारा जो ये हिंदी पढ़ा जा रहा है यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह जो है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि स्वर परिभाषा, स्वर के कितने भेद होते हैं या भाग होते हैं, कौन कौन से हैं, तो दोस्तों क्या स्वर की परिभाषा हर जो है परीक्षाओं में अलग अलग होता है? नहीं। जो स्वर की परिभाषा होता है वह स्वर की परिभाषा एक ही होता है। स्वर के जितने भाग होते हैं वह सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो स्वर के उतने ही भाग होते हैं, चाहे एक परीक्षा कराई जाए, चाहे 10 परीक्षा, चाहे किसी भी परीक्षा में। तो जो स्वर की परिभाषा होगी, स्वर के भेद होंगे, या व्याकरण में जो है किसी भी वर्णमाला, तो हिंदी से जो है कहने का मतलब जो हमने जनरल हिंदी के माध्यम जो पढ़ रहे हैं यह जो है सभी परीक्षाओं में जो है पूछा जा सकता है। फर्क बस इतना ही है कि किसी में जो है वर्ण से जो है क्वेश्चन ज़्यादा बना लेगा, वर्णमाला से कम, किसी से वर्णमाला में ज़्यादा, किसी से वर्ण। तो पढ़ना तो कुल है, हमको सभी हेडिंग को जो है क्रॉस करना है। बस इतना है कि किसी परीक्षाओं में किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन, किसी से कम क्वेश्चन उठाते हैं। तो हम जो है यह हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं यह पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं, कंप्लीट टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी परीक्षा हो। हम इस टॉपिक से जो है इस जो है हिंदी जो पढ़ रहे हैं इसके दौरान जो है हम अगर पूरा हमारा कोर्स समाप्त आप लोग पढ़ लेंगे तो चाहे जो भी परीक्षाएं हैं, किसी भी परीक्षा को जो है आप जो है हिंदी से कठिनाइयाँ नहीं होंगी कि हमारा प्रश्न जो है इससे गलत हो। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बस हम यही कहेंगे कि जाते जाते जो है वीडियो को जो है हम जो अपने टॉपिक पे जाएंगे, इससे पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बीच में डिस्टर्बिंग ना हो, हम अपना टॉपिक लगातार पढ़ेंगे। तो आप लोग शेयर करिए। हम जो है अपना हेडिंग जो है हमारा क्या है आज का, व्यंजन। हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे आज।
तो हमारा जो है आज का व्यंजन जो है, व्यंजन क्या है अगर देखा जाए, हमने पहले इसके पूर्व वीडियो में, पहले वीडियो में हमने यह पढ़ा स्वर और व्यंजन, कुछ उसमें भेद भी पढ़े थे कि स्वर जो है, स्वर का छप्पर स्वर अपने आप खुद ही बना लेता था, लेकिन व्यंजन की जो है, व्यंजन का जब छप्पर जो है आंधी तूफान में उड़ा तो वह बिना स्वर की सहायता से वह नहीं बना पाया। तो कहने का मतलब कि वे वर्ण, अब वहाँ पे हम सदस्य को छोड़ करके हम यहाँ पे अपने हिंदी से टॉपिक उठाएंगे, वर्णों को जोड़ करके हम अपना परिभाषा यह बनाएंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वरों की सहायता की जाए, स्वरों की सहायता ली जाए, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो हम परिभाषा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। परिभाषा हमारा यह होगा, व्यंजन का परिभाषा हमारा यह होगा कि वे वर्ण जो स्वर के सहारे, वे वर्ण जो स्वर के सहारे, वे वर्ण जो स्वर के सहारे जो है बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह हमारा परिभाषा हो गया कि वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं। उच्चारण के लिए जो है, हम व्यंजन को जो है उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेना ही पड़ेगा। जैसे हमने पिछले देखा, पिछली वीडियो में, कि छप्पर जब व्यंजन का जो है आंधी तूफान में उड़ गया तो बिना स्वर के सहारे जो है वह अपना छप्पर नहीं बना सका। तो यही है, हम यहाँ व्यवहारिक जीवन से जोड़कर यह बता रहे हैं कि जब छप्पर को जो है बनाने के लिए हम दूसरे की सहायता लिए, स्वर की सहायता लिए, तो इसी प्रकार यहाँ पे है कि वे वर्ण जो बिना जो है स्वर के सहारे जो है, कहने का मतलब वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं वह क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यह तो हमारा क्या है, परिभाषा है। एक हम यहाँ पे और परिभाषा में एक पॉइंट हम यह और कह सकते हैं, हमारा एक पॉइंट यह था। दूसरी पॉइंट जो है परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में बाधित होते हैं, मुख में क्या होता है, बाधित होती है, बाधित होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में बाधित होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो जैसे हम जो है यह मुख हो गया, हम एक थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। यह मुख हो गया, यह जो है फेफड़ा, मुख फेफड़ा। मुख के पहले जब हम एक स्वर तंत्रिकाएं होती हैं, स्वर तंत्रियां, जैसे हमारी यहाँ पे जो है गले के पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जो है उभरा हुआ सा जो है स्ट्रक्चर, किसी किसी में ज़्यादा किसी किसी में कम,
तो यह जो हमारा उभरा हुआ भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्रियाएं कहते हैं। बाकी यह तो मुख है, बाकी जो है हमारा जो यहाँ फेफड़ा जो है जिससे हम सांस को वो जो है लेते हैं, बाहर निकालते हैं। तो फेफड़ा कहने का मतलब कि फेफड़ा जो है, फेफड़े से जब वायु निकलती है तो स्वर तंत्रियाएं से होकर के मुंह से वापस निकल जाती है। तो हम इस स्वर तंत्रियां को हम काकल्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काकल्य भी कहते हैं। स्वर तंत्रियां को हम क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं। तो जब हम किसी व्यंजन को उच्चारण करने के लिए बोलते हैं तो हमारे फेफड़े से जो वायु निकलती है वह स्वर तंत्रियां से होकर के मुख से बाहर निकलती है। तो किसी में जो है कम समय, किसी में ज़्यादा। तो इस आधार पे जो है हम कह सकते हैं कि व्यंजन का जो है उच्चारण स्थान क्या क्या हो सकता है। व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या क्या हो सकता है, जीवा, दंत, ओष्ठ, काकल्य। तो इस प्रकार जो है अगर हम यहाँ पे बांटेंगे तो उच्चारण स्थान, अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो हमारा जो है पहला उच्चारण स्थान क्या होगा। पहला उच्चारण स्थान जो है जब हम फेफड़े से वायु को अगर हम निकालते हैं किसी व्यंजन को या जो है किसी स्वर या व्यंजन को जब उच्चारित करने के लिए, जब हमारे फेफड़े से वायु जब बाहर निकलती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्वर तंत्रियाँ हैं, जो इसे हम काकल्य कहते हैं, इससे होकर के गुजरती है। तो जब यहाँ से होकर के गुजरेगी तो सबसे पहले जो है उच्चारण स्थान इसे ही माना जाएगा। तो हमारा जो है उच्चारण स्थान में सबसे पहला जो है काकल्य। क्या, काकल्य। काकल्य या इसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से जब निकल के यहाँ पहुँचती है तो जो है जीवा के पीछे, तो इसे हम मूर्धा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे हमारा दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हमारा होगा मूर्धा। दूसरा हमारा मूर्धा होगा। कुछ व्यंजन को उच्चारित करने के लिए जो है हमारे तालु से संपर्क होता है, जो है फेफड़े से जो आय निकलती है। तो सबसे ज़्यादा अगर काकल्य पे यहाँ पे अगर प्रभावित करे तो वह काकल्य ध्वनि, मूर्धा पे तो मूर्धा, तालव्य पे प्रभाव डाले तो तालव्य, जिह्वा पे तो जो है ओठ पे तो ओष्ठ, दंत पे तो दंत। कहने का मतलब कि जब वायु फेफड़े से निकले और सबसे ज़्यादा जहाँ पे बाधित हो, जहाँ पे जो है रगड़ हो, टकराव हो, वही हमारी ध्वन जो है तंत्रियाएं मानी जाती है। तो मूर्धा। तीसरा हमारा क्या होगा, तालु। चौथा जो है हमारा वह ओष्ठ। पांचवा हमारा क्या होगा, दंत हो सकता है। और कुछ स्वर जो है नाक द्वारा वो जो है उच्चारित होता है, इसलिए हमारा जो है नासिका भी जो है एक यह उच्चारण स्थान माना जाता है। यह जो है हमारा काकल्य ध्वनि, मूर्धा, ताल, ओष्ठ, दंत और नासिका, यह हमारे विभिन्न जो है उच्चारण स्थान हैं। यह हमारे विभिन्न उच्चारण स्थान है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लीजिए कि उच्चारण स्थान में सीधा बाहर जो है, उच्चारण स्थान में उच्चारण स्थान से जो है उच्चारण स्थान से जो है हवा जो होता है, हवा सीधा बाहर निकलता हो
उच्चारण स्थान से जो है हवा बाहर निकलती है, सीधा बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। उच्चारण स्थान से अगर हवा कहीं टकराव जो है हमारे मुख में स्वर तंत्रिकाओं से या मुख से अगर कहीं टकराव न हो, हवा जो है फेफड़ों से डायरेक्ट जो है सीधा अगर मुख से बाहर निकल जाए, तो जो उच्चारण जो है उच्चारण स्थान से हवा अगर सीधी बाहर निकल जाए कोई भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए, तो जब अगर वह सीधी बाहर निकल जाती है तो उसे हम स्वर कहते हैं। तो इसे हम उच्चारण स्थान से हवा अगर सीधे बाहर निकल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। और यहीं पे पॉइंट एक नोट करके यह लिख लीजिए कि उच्चारण स्थान से हवा जो होता है वह किसी न किसी स्थान से टकराती है। उच्चारण स्थान से हवा जब किसी न किसी स्थान से टकराती है या जो है बाधित होती है तब हम उसे व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सा सेंटेंस यह है कि उच्चारण के समय अगर कोई वर्ण जो है उच्चारण के समय कहीं मुख में या स्वर तंत्रिकाएं जो हैं यहाँ पे या मुख में कहीं चाहे तालव्य दंत ओष्ठ, कहने का मतलब कहीं अगर बाधित ना हो हवा और फेफड़े से निकली हुई हवा सीधी अगर बाहर निकल जाए कोई चीज़ उच्चारण करने में, तो जब सीधी बाहर निकल जाए तो उसे हम स्वर कहते हैं। और अगर उच्चारण के समय अगर मुख में कहीं थोड़ा बहुत टकराव होती है, रगड़ होती है, घर्षण होती है, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आ ई, तो यह जो है हवा सीधे बाहर निकलती है। व्यंजन में क, जब क कहेंगे तो स्वर यहाँ पे झंकार ज़्यादा होगी, यहाँ पे टकराव होगी। प कहेंगे तो ओष्ठ जो है आपस में मिलेगी फिर खुलेगी। त, जीवा जो है तालव्य में जाएगा। द, ट, ये सब कहने का मतलब कि हवा जो है मुख में या कहीं वह बाधित होती है, टकराव होती है, तो ऐसे जो है टकराव की स्थिति जो है हमारे व्यंजन में उपस्थिति होती है, व्यंजन में स्थिति होती है। तो हमने यहाँ पे जो है सीधे जो है एक लाइन में हमने यह देख लिया कि अगर उच्चारण के समय जो हवा सीधे बाहर निकल जाए तो वह स्वर होता है, अगर कहीं टकराती हो या बाधित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब जो है इसके बाद जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे व्यंजनों की जो है भाग एवं संख्या। व्यंजन के हम जो है चर्चा करेंगे व्यंजन के भाग, व्यंजन के कितने भाग हैं। तो व्यंजन के जो है 3 भाग हैं, व्यंजन के 3 भाग हैं। व्यंजन के 3 भाग हैं, कौन कौन से? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमारा अंतस्थ, तीसरा होगा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के भाग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो व्यंजन जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और
ऊष्म व्यंजन। अब यहीं पे भाग एवं संख्या अगर इस हेडिंग में हम जोड़ दें तो अब यहाँ पे यह होगा कि जो है भाग जो है 3 भाग होते हैं तथा संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजन के भाग एवं संख्या के बारे में जो हम चर्चा करेंगे तो व्यंजन के 3 भाग होते हैं और संख्या में 33 मानी जाती है। 3 भाग कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने भाग होते हैं, कितनी संख्या होती है स्पर्श व्यंजन की? तो स्पर्श व्यंजन में जो है 25 संख्या होती है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। टोटल हम जो है 33 मानते हैं। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो व्यंजनों की संख्या 33 माना जाएगा। यह हमारा जो है व्यंजन की संख्या एवं भाग के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब जो है हम व्यंजन के जो तीनों भाग हैं अब हम जो है एक एक भाग को जो है विधिवत हम चर्चा करेंगे। एक एक भाग को हम जो है विधिवत चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग जो होगा, पहली हेडिंग हमारा क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन। पहली हेडिंग हमारा क्या होगा? पहली हेडिंग हमारा स्पर्श व्यंजन होगा। पहली हेडिंग हमारा स्पर्श व्यंजन होगा। इसकी परिभाषा हम देखें तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा अगर हम देखें तो यह होगा, नोट करिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, एक मिनट, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, निकलने वाली हवा, जो फेफड़ों के माध्यम से जो हवा निकलती है, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो है निकलने वाली हवा जो है विभिन्न उच्चारण स्थानों में से, विभिन्न उच्चारण स्थानों में से, विभिन्न उच्चारण स्थानों का मतलब यही जो उच्चारण स्थान है, काकल्य, मूर्धा, ताल, ओष्ठ, दंत और नासिका, इसी विभिन्न उच्चारण स्थानों में से किसी न किसी स्थान को जो है, किसी न किसी स्थान से होकर, किसी न किसी स्थान से जो है, स्थान से, जो स्थान को, यहाँ पे जो है सेंटेंस, स्थान को स्पर्श करती हो, या इसे हम टकराती कहते, टकराना या टकराती हो, कुछ भी कह सकते हैं, स्पर्श करती हो या टकराती हो या स्पर्श करती हुई बाहर, या जो है स्पर्श करती हुई हवा बाहर
निकलती है, क्या होती है, हवा जो है स्पर्श करती हुई क्या होती है, वह बाहर निकलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह तो हमारा स्पर्श व्यंजन की परिभाषा हो गई कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण स्थान में जो है उच्चारण में निकलने वाली जो हवा होती है, निकलने वाली हवा जो है वह विभिन्न उच्चारण स्थानों में से किसी न किसी एक स्थान को जो है किसी न किसी स्थान को जो है वह स्पर्श करती हुई या टकराती हुई जो हवा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक जो होता है, क से म तक 25 जो है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक कहने का मतलब क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़। तो ऐसे ही जो है हमारे जो है क से म तक जो है 25 जो है स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। जैसे हम क से म तक अगर बात करें तो क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ और म। तो क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक 25 स्पर्श व्यंजन, 25 5 का है, 5 का, इसलिए अब जो है 25 हमारे क्या है स्पर्श व्यंजन है। अगर इसे हम जो है इस तरीके से बढ़ा दें, तो दोस्तों यह देखिए क से म तक का जो है हमने यह बना दिया। अब बात यह उठी कि हर एक में 5 1 2 3 4 5 ऐसे भी 1 2 3 4 5। तो हम इसे जो है यह मान सकते हैं कि जब यह स्पर्श व्यंजन हो सकता है तो इस स्पर्श व्यंजन को हम यहाँ पे जो है यह भी कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी कि वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं ऑप्शन में दे देगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो जहाँ पे स्पर्श व्यंजन होगा वह ऑप्शन हमारा सही होगा। स्पर्श व्यंजन को हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं कि यह वर्ग के आकार का है, 1 2 3 4 5। अगर हम इसे 5 सेंटीमीटर में अगर हम लिख लें और 1 2 3 4 5, तो इस साइड भी हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब 5 ऐसे भी है और 5 लंब भी है, 5 जो है आधार भी है। तो
यह दोनों जो है आमने सामने की भुजा जो है, कहने का मतलब वर्ग जो है भुजा जो है चारों बराबर है, तो इसलिए हम इसे वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। जो है वर्ग होने के कारण यह हमारा वर्गीय व्यंजन माना जाता है। अब एक बात और यहाँ पे यह एक और निकल के आता है, एक पॉइंट हमारा यह है कि स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और स्पर्श व्यंजन को हम क्या कहते हैं, उदित व्यंजन। उदित व्यंजन का आपने नाम सुना होगा। तो उदित जो है उदित व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदित व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपसे परीक्षा में चाहे स्पर्श व्यंजन का जिक्र करे या उदित व्यंजन का जो है जिक्र करे, कहने का मतलब स्पर्श व्यंजन का या उदित व्यंजन का या तो फिर तीसरा वर्गीय व्यंजन का, तो यह हमारा जो है तीनों जो है एक ही है, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। अब बात यह रही कि उच्चारण स्थान इसका क्या है, तो आप लोग यह जानते रहिए। मान लीजिए यह हमारी जीवा, ठीक है। अब हमारा जो है फेफड़े से जब जो है वायु निकलती है, यह स्वर तंत्रियाएं हैं, या इसे हम स्वर तंत्रियाएं अगर मान लें, तो उच्चारण स्थान अगर हम मान लें, तो जब यह फेफड़े से वायु निकलेगी, फेफड़े से जब वायु निकलेगी, तो कहीं न कहीं यह जो है यहाँ पे जो है टकराती है, यह टकराती है। क्या है, यहाँ पे टकराती है। तो टकराने की वजह से ही जो है यह व्यंजन का जो है इस जो वर्ण है, वर्ण की जो है वायु जब उच्चारित करेंगे, तो यह जो है स्वर तंत्रियां से कहीं न कहीं यह टकराती है। टकरा करके जब यह सीधा निकल जाती है, स्पर्श करती है, स्वर तंत्रियाओं को जो है स्पर्श करती हुई, छूती हुई, टकराती हुई बाहर निकलती है, इसलिए जो है इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का परिभाषा तो यही है ना, कि वायु जो है हमारे फेफड़ों से जो है निकलती, जो बाहर निकलती है, वह किसी न किसी स्थान से जो है वह स्पर्श करती हुई या टकराती हुई बाहर निकलती है। तो यह वायु जो फेफड़े से किसी न किसी स्थान को जो है यह स्पर्श करती हुई, टकराती हुई या बाहर निकलती है, तो उस टकराव की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं, उसे हम उच्चारण जो है स्थान मानते हैं। अब एक बात और रही यहाँ पे कि अगर स्पर्श व्यंजन जो 25 स्पर्श व्यंजन है, यह 5-5 वर्गों में जो है 5-5 वर्गों में बांटा जाता है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5-5 वर्गों में जो है यह बांटा जाता है, और प्रत्येक वर्ग का नामकरण जो है उसके पहले वर्ग के नाम के जो है, कहने का मतलब कि प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक वर्ग का जो नामकरण किया जाता है, इसका नामकरण वह जो है उसके पहले वर्ग के नाम पर किया जाता है। पहले वर्ग जो हमारा, जैसे पहला वर्ग माना यह है, सब में पहला वर्ग यह माना जाता है, तो इसका जब नामकरण हम करेंगे, तो नामकरण जो है इसके पहले वर्ग के अनुसार करेंगे, तो हम इसे यह कह सकते हैं क वर्ग। हम इसे क वर्ग कह सकते हैं, और इसे जो है हम च वर्ग कह सकते हैं, इसे हम ट वर्ग कह सकते हैं, ट वर्ग, और इसे हम जो है क्या कह सकते हैं, त वर्ग, और लास्ट का जो है हमारा प वर्ग। इसका हम नामकरण जो है वर्ग के पहले अक्षर के नाम से हम जो है प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम अगर कह दें कि क वर्ग के अंतर्गत कितनी जो है कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो क ख ग घ ङ। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण।
त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, और लास्ट का जो है प वर्ग के अंतर्गत जो है प फ ब भ और म। यह जो है उनके पहले वर्ग के नाम पर यह नामकरण का जो है इसका किया जाता है। अब रहा बात जो है दूसरा हमारा, पहला तो स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम अंतस्थ व्यंजन की जो है चर्चा करेंगे। अब अगर पूछा जाए परीक्षा में कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाए टोटल जो है पूरे जो है टोटल अगर पूछा जाए व्यंजनों की संख्या तो 33, और अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है, जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में विभाजित किया गया है। और यह वर्ग होने के कारण जो है इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और इसका जो है एक और नाम है उदित व्यंजन। उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन, यह तीनों एक ही नाम का है, और अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण जो है अलग अलग इनके जो है वर्ग माना जाता है। तो यह जो है हमारा स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने चर्चा किया। इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम इसके आगे जो है फिर अंतस्थ व्यंजन को चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम अंतस्थ व्यंजन की चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श हमने जो है बात कर लिया, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हमने पढ़ा, अब अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा अगर देखा जाए तो वे वर्ण जिनके उच्चारण जो है उच्चारण में वायु मुख में जो है विभिन्न स्थानों को बहुत हल्का, कहने का मतलब कि उच्चारण के समय जो है विभिन्न स्थानों को जो है मुख में विभिन्न स्थानों को बहुत हल्का जो है स्पर्श करती हुई या टकराती हुई बाहर निकलती हुई, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो परिभाषा हम नोट करेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में वो हवा मुख, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख में जो है मुख में विभिन्न स्थानों को बहुत हल्का, कहने का मतलब जो है विभिन्न स्थानों को जो है बहुत हल्का, जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत हल्का या कम टकराव कह सकते हैं, इसे कम टकराव, बहुत हल्का जो है स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जो है हवा या वायु मुख में जो है विभिन्न स्थानों को उच्चारण स्थानों को जो है विभिन्न स्थानों को जो है बहुत हल्का स्पर्श करती हुई जो है बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक पॉइंट हमारा यह होगा यहाँ पे, अंतस्थ व्यंजन
को अर्ध स्वर भी कहते हैं। पूछा जाए अगर परीक्षा में कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो अंतस्थ स्वर को जो है अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन को ही हम अर्ध स्वर कहते हैं। इसमें जो है कहने का मतलब जो है कि अर्ध स्वर, इसमें जो है अर्ध स्वर का इसलिए पैदा होता है कि इसमें जो है आधा स्वर और आधा व्यंजन जुड़ा होता है या मिला होता है। आधा स्वर और आधा व्यंजन जो है इसमें जुड़ा होता है या मिला होता है, इसलिए हम इसे अर्ध स्वर कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को। अगर देखा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हमारा है यह। अंतस्थ व्यंजन जो कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ये जो हमारे चार हैं, यह हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। य, र, ल और व को हम अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। स्पर्श व्यंजन हमने 25 पढ़ लिया। तो स्पर्श व्यंजन के बाद जब अंतस्थ व्यंजन हम, तो अंतस्थ जो है इसके पहले हमने पढ़ा कि अंतस्थ व्यंजन में को जो है 4 भागों जो है इसकी संख्या क्या है, 4 है। तो ये चारों संख्या वही है जो कौन कौन से, य, र, ल और व। तो अब यहाँ जो है एक पॉइंट आप नोट करके ये लिख लीजिए, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि किसे अर्ध स्वर कहा जाता है, विशेष रूप से किसे अर्ध स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है यह हम नोट करेंगे, य और व को, य तथा व को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहा जाता है, को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहा जाता है। नोट कर लीजिए, छोटी छोटी पॉइंटें जो है जिससे परीक्षा में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अर्ध स्वर जो है यही हमारा य और व जो है, इसे जो है विशेष रूप से हम अर्ध स्वर के रूप में हम जानते हैं। अब यहाँ पे आपने परिभाषा पढ़ा क्या कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख से विभिन्न स्थानों को बहुत हल्का, कहने का मतलब हमारी स्वर तंत्रियां हैं, फेफड़े से जब वायु निकली तो इसे जो है बहुत हल्के से, स्वर तंत्रियां जो हैं इसे जो है बहुत हल्के से जो है टकराती हुई जो है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूरा टकराव नहीं हो रहा है, बहुत हल्का सा स्पर्श जो है करती हुई जो है यह क्या कर जा रही है, यहाँ पे जो है हल्का टकराव है, यहाँ पे हल्का टकराव। हल्का सा यहाँ पे टकराव, कहने मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख से जो है, फेफड़े से जो है, मुख से जो है बाहर जो है विभिन्न स्थानों को जो बहुत हल्का सा जो है टकराती हुई बाहर निकलती है, उससे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यही जो है हल्का सा टकराव। यहाँ पे हमने इसके पहले आगे देखा था स्पर्श व्यंजन में, तो वह जो है सीधा जो है फेफड़े से हवा निकली, डायरेक्ट यहाँ पे टकराव हुआ, उसके बाद जो है यह मुख से बाहर निकली। लेकिन यहाँ पे जो है हल्का सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए जो है इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब प्रश्न जो है, प्रश्न यह पूछा जाता है परीक्षा में ऐसे कि निम्न में अर्ध स्वर है, जैसे हमने एक प्रश्न आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए कि निम्न में अर्ध स्वर निम्न में अर्ध स्वर हैं,
नंबर 1 य, नंबर 2 र, नंबर 3 ल, नंबर 4 क। तो निम्न में अर्ध स्वर है, तो हमारा इसमें जो है यह जो है पहला ऑप्शन ये हमारा सही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है एक पॉइंट करके यह पढ़ा, यह व को विशेष रूप से हमने अर्ध स्वर, अगर ऑप्शन में यह ना होता, ऑप्शन में यह अगर जो है ऑप्शन में अगर यह न लिखा होता, ऑप्शन में यह न दिया होता, तब तो हम जो है ये र को या के स्थान पे अगर वह दिया होता तो वह को मारते हम, या तो जो है यह वह अगर दोनों दिया होता तो हम यह को सबसे पहले जो है वरीयता देते हैं। तो कहने का मतलब कि यह वह को विशेष रूप से हम अर्ध स्वर कहते हैं, और अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में जैसे यह र ल और यह जैसे ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन जो है 3 ऑप्शन दे दे, अगर उसमें से अगर यह हो या वह हो तो सबसे पहले वरीयता यह या वह को दिया जाता है। इसलिए जो है अगर पूछा जाए निम्न में अर्ध स्वर है तो हम यह को अर्ध स्वर के रूप में हम लगाएंगे। एक प्रश्न हमारा और यह बन सकता है कि निम्न में अर्ध स्वर है, जैसे इसी प्रश्न को इस प्रकार अगर पूछा जाए कि निम्न में अर्ध स्वर है और ऑप्शन में दे दिए ऐसे ही है, ऑप्शन में क व र, क व तीसरा ट चौथा र। तब हम क्या करेंगे कि जब ऑप्शन में प्रश्न में पूछा जाए कि निम्न में अर्ध स्वर है और ऑप्शन में पहला दिया क, दूसरा प, तीसरा ट, चौथा र, तब हम चौथे को हम सही निशान लगाएंगे र। र हमारा जो है यह अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। तो यह जान लीजिए कि अगर ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन का अगर 2-3 ऑप्शन जो है ऑप्शन बना के दे दिया जाए 2-3, तो उनमें जो है यह या वह को सबसे पहली वरीयता मिलती है। और अगर ऑप्शन में कुछ और लिख करके यह र ल वह चारों में से अगर कोई एक हो तो उसे हम अर्ध स्वर के रूप में मानते हैं। तो परीक्षा में जैसे यह दोनों प्रकार से प्रश्न इस तरीके से मामूली सा छोटा प्रश्न बना करके आप लोगों को पूछ सकता है, और आप लोगों के माइंड में अगर यह जानकारी न होगी तो जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यह वह को हमने जो है विशेष रूप से माना है, और ऑप्शन में यह पूछ लिया जाए कि अर्ध स्वर है यह र ल क, जैसे पहला प्रश्न हमारा, तो आप यह सोचोगे कि हम सभी अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्ध स्वर हैं, तो अर्ध स्वर तो एक ही होगा इस चारों ऑप्शन में से, लेकिन सभी अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में यह भी तो अर्ध स्वर है, र भी है, ल भी है ऑप्शन में, और क तो नहीं है, लेकिन 3 तो ऑप्शन में मिल रहा है। चूंकि यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन में मिल रहा है तो हम तीनों को कैसे लगाएं, तब वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, या तो तीनों में से जो है किसी एक को आप मार के चले जाएंगे सही, या तो जो है जो तीनों से भिन्न होगा उसे आप सही मार के चले जाएंगे। तो आप लोग यह जानते रहिए कि अगर यह र ल अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि निम्न में अर्ध स्वर हैं और उसमें 3 ऑप्शन अगर 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन अगर मिल रहा है, तो आप लोग सबसे वरीयता जो है सबसे पहले यह और वह को दीजिए। अगर ऑप्शन में यह है तो यह को लगाइए, वह है तो वह को लगाइए। अदरवाइज अगर यह वह र ल अगर चारों में से सिर्फ एक ही है, कोई भी है, तो आप उसे ही लगाइएगा, तो आपका जो है प्रश्न सही हो जाएगा। तो यह तो हमारा था अंतस्थ व्यंजन, जो कि हमने 2 प्रश्न करके हमने इसे समझ लिए।
अब जो है हम चर्चा करेंगे उष्म व्यंजन। हम जो है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे क्या, हमारा तीसरा क्या होगा, उष्म व्यंजन। हम अब उष्म व्यंजन के अंतर्गत जो है चर्चा करेंगे। तो उष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा जो है उच्चारण स्थान से इतनी जो है समीप होती है कि निकलने वाली वायु जो है, हवा जो होती है, वह जीवा और उच्चारण स्थान के मध्य जो है घर्षण करती हुई बाहर निकलती, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब जो है कि वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय जो है जिह्वा उच्चारण स्थान से इतना समीप होकर के बाहर निकलती है, जो है हवा बाहर निकलती है कि वायु जो है जिह्वा और उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, हल्का सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उससे हम जो है क्या कहते हैं, उस स्थान के जो मध्य जो घर्षण होता है, टकराव होता है, उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। यह तो हमारा जो है व्यवहारिक परिभाषा हुआ। हम इसे जो है नोट करके लिखेंगे। नोट करके हम यह लिखेंगे, वे व्यंजन जिनके उच्चारण स्थान में, वे व्यंजन जिनके वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा जो है वह उच्चारण स्थान से इतनी समीप होती है, जिह्वा उच्चारण स्थान से इतनी समीप होती है, उच्चारण स्थान से इतनी समीप होती है कि निकलने वाली हवा जो है होती है कि निकलने वाली हवा इतनी समीप होती है कि निकलने वाली हवा जो है जिह्वा और उच्चारण स्थान, जिह्वा और उच्चारण स्थान, जिह्वा और उच्चारण स्थान से जो है उच्चारण स्थान के समीप घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उसमें व्यंजन कहलाती है। उसमें व्यंजन कहलाती है। हमने यहाँ पढ़ा कि वे व्यंजन जो है जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान से इतनी समीप होती है, समीप होती है कि निकलने वाली हवा जो होती है वह जिह्वा और उच्चारण स्थान के समीप क्या करती है, कि निकलने वाली जो हवा होती है वायु, वो जिह्वा और उच्चारण स्थान के जो है मध्य जो है घर्षण करती है। क्या करती है, स्थान को समीप जो है घर्षण करती हुई बाहर निकलती, उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं।
हमारा उसमें व्यंजन जो है, उसमें व्यंजन 4 हैं। हमने पहले पढ़ चुका है 4 जो है, जब हम भागों को बांट रहे थे व्यंजन के भागों को, तब हमने देखा था कि उसमें व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। तो उसमें व्यंजन 4 कौन कौन से हैं? श, ख, श और ह। यह जो हमारे चारों हैं, ये क्या है, उसमें व्यंजन है। श, ख, श और ह, यह हमारे जो है उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब जो है एक पॉइंट और यहाँ पे ये नोट कर लीजिए। पॉइंट हमारा यह बनेगा कि वायु जो है, यहाँ पे हमने देखा कि हवा जो है घर्षण करती हुई जो है बाहर निकलती है। वायु क्या है, वायु इसमें जो है घर्षण करती हुई। तो वायु जो है, वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। घर्षण करती हुई, यहाँ पे यह दिया गया है कि वायु जो है उच्चारण स्थान और जिह्वा से के समीप जो है घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। तो हमारा यहाँ पॉइंट बनेगा कि वायु घर्षण करती हुई कैसे निकलती है बाहर, घर्षण करती हुई। तो घर्षण करने की वजह से यहाँ पे जो है घर्षण जो है, यह जो है घर्षण के नाते यहाँ पे क्या होगा, इसे हम संघर्ष व्यंजन कहते हैं। संघर्ष व्यंजन, घर्षण को हम क्या कहते हैं, संघर्ष व्यंजन। अब यहाँ पे उष्म व्यंजन को हम संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो जो है यह संघर्ष व्यंजन, तो इसलिए हमारा जो पॉइंट होगा कि उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। हम यहाँ पे जो है यह कह सकते हैं, पॉइंट में जोड़ सकते हैं पॉइंट में कि उष्म व्यंजन, उसमें व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। एक हमारा परिभाषा यह भी आया पॉइंट कि उसमें व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जैसे पहले हमने इसके पहले वाले में अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था, तो अंतस्थ व्यंजन जो हमने पढ़ा, तो अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते थे। इसके पहले जो है हमने शुरू में स्पर्श व्यंजन पढ़ा, तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में ये ध्यान रखना कि अगर उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन अगर तीनों पूछा जाए, तो तीनों जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अगर अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर कहे तो अंतस्थ के अंतर्गत, या जो है तीसरा जो है उसमें व्यंजन की जगह पे अगर संघर्षी व्यंजन कर दे तो वह उसमें व्यंजन को ही मानते हैं। संघर्षी व्यंजन को क्या कहते हैं हम, उसमें व्यंजन, या उसमें व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब आप लोग एक नोट करके लिख लीजिए, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोट। नोट करके यह लिख लीजिए कि छ ज और झ, छ ज झ, ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, यह हमारे जो है वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते थे, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। लेकिन नोट में यह करके लिखिए, छ ज झ जो है यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं।
च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्लियर करने वाला, कि च छ ज झ जो है, च छ ज झ जो है, यह तो हमारा पहला तो स्पर्श व्यंजन है, हमने पहले पढ़ चुका। दूसरा पॉइंट यह हो सकता यह है कि यह संघर्षी भी है, यह स्पर्श व्यंजन है और संघर्ष व्यंजन है, यह दोनों है, इसलिए इसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ को जो है हम स्पर्श और संघर्षी, क्योंकि यह हमने पढ़ चुका था, च वर्ग के अंतर्गत आता था, जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो लेकिन चूंकि यहाँ च छ ज झ को स्पर्श व्यंजन के साथ साथ संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए, जैसे प्रश्न हमारा बने कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ऑप्शन में ये देगा क, दूसरा दे देगा च, तीसरा ऑप्शन में हमारा दे देगा ट, और चौथा दे देगा प। तो सॉरी, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है स भी या ह भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब ऑप्शन में कुछ भी दे दे। आपसे पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अगर आपसे स्पर्श व्यंजन पूछा होता तो स्पर्श में क वर्ग, च वर्ग या ट वर्ग ये सब आता, लेकिन यहाँ पे स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर पूछ लिया जाए तो आपको दूसरा ऑप्शन जो है हमारा छ जो है, यह हमारा ऑप्शन सही होगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत। इस च के जगह पे छ भी पूछा जाता है, ज भी दिया होता है, झ भी दिया होता, तो इस चारों में से अगर कोई भी दिया होता तो यह हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है। तो दोस्तों, आज जो है हम व्यंजन को भी पढ़ा, व्यंजन को जो है व्यंजन के भाग, व्यंजन की संख्या जो है हमने ये सब पढ़ लिया कि हमारा जो है व्यंजन 33 होते हैं। 33 में जो है व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हम जो है स्पर्श व्यंजन को पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन को पढ़ा, ऊष्म व्यंजन को हमने पढ़ा। उससे प्रश्न 2-4 हमने प्रश्न भी किए। हमने जो है व्यंजन को विधिवत पढ़ा, जो है एक एक पॉइंट को नोट करते हुए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो है आज हम वीडियो पे यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है हम कुछ व्यंजन से रिलेटेड जो है हम चर्चा करेंगे, जिससे कि हिंदी में प्रयुक्त कुछ अन्य व्यंजन हैं, उनके बारे में हम जो चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरे दिन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा था टॉपिक व्यंजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जब हम अगले दिन वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को, तो एक नए हेडिंग के साथ हिंदी में प्रयुक्त अन्य व्यंजन जो है अन्य जो है व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन होगा, उच्छिष्ट व्यंजन होगा, आयोग वाह, इस सब बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमें जो है खुशी है कि आप लोगों ने टाइम दिया वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक। तो बस एक और उम्मीद है कि आप लोग जाते जाते वीडियो को एक बार शेयर करते जाइए, जो कि हमारे मित्रगण छूटे हुए हैं वो वीडियो उन्हें प्राप्त हो जाए। और जाते जाते अगर आप जो नए चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे मिलेंगे एक नए हेडिंग के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नोट डाउन कर लीजिए।